गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन करेंगे और जो आज के क्वेश्चन है वो कुछ अधिनियम से रिलेटेड है। ये अधिनियम प्रत्येक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक तो हम इस अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप लोग मेरी बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे, आप में से कई बच्चे वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे, रूटीन से कंप्लीट नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन पड़ जाता है। आप लोगों के हाथ में मेरा कॉन्फिडेंस है और रूटीन से वीडियो डालना भी, डलवाना भी आपके हाथ में है। मैं स्टार्ट करता हूं। आज जो हमारे पास अधिनियम है वो सबसे पहला अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगर मैं बात करता हूं, एक तारीख आपके पास 1972 है, एक आपके पास 1974 है, एक आपके पास 1986 है, एक आपके पास 1988 है, एक 1991 है, उसके बाद 2000 है, उसके बाद 2002 है और उसके बाद सीधा 2013 और फिर 2019। ये इतनी तारीखों के कुछ अधिनियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, अगर मैं आप लोगों से करता हूं बात 1970 से लेकर 2000 तक की बातें करता हूं। धीरे धीरे आपको पता है 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आजाद हुआ तो देश ने धीरे धीरे प्रगति करना स्टार्ट की। 1970 के बाद कुछ अधिनियम लेके आए गए सरकार के द्वारा। सबसे पहला सिस्टम क्या था कि जो वन के अंदर रहने वाले जीव जंतु है उसका ज्यादा से ज्यादा शिकार किया जा रहा था। उनके लिए कोई खास नीतियां नहीं थी वन में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। उनको संरक्षण देने के लिए एक नीति आई थी जिसका नाम था वन जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। अब वनों में रहने वाले जीवों के लिए तो नीतियां आ गई, अधिनियम आ गया, लेकिन उसी समय उद्योग भी ज्यादा पनप रहे थे, जिसकी वजह से पानी में प्रदूषण ज्यादा फैल रहा था। तो जल संरक्षण अधिनियम भी उसके 2 साल के बाद आता है। 1974 में जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है, 74 में आता है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो सरकार लेके आती है, लेकिन वन में रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित तो तभी रहेंगे जब वन सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा वनों का कटाव कर रहे थे, जिसकी वजह से जीव जंतुओं को रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। उसी की वजह से जीव जंतुओं का ज्यादा से ज्यादा शिकार हो रहा था। इसलिए वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए सबसे पहले वन संरक्षण नीति जरूरी थी। तो 1986 का वो दौर था जिस समय वन संरक्षण नीति आती है। तो वन संरक्षण नीति कब आती है? 1986 के समय वन संरक्षण नीति आती है। अब वनों को आप संरक्षण दे रहे हो, जलों को आप संरक्षण दे रहे हो, वन में रहने वाले जीव जंतुओं को संरक्षण दे रहे हो। इसका मतलब जल को संरक्षण, वन को संरक्षण, मतलब पर्यावरण को सुरक्षा देना, मतलब पर्यावरण के ऊपर भी नीति जरूरी थी, तभी इन दोनों नीतियों को मान्यता मिलेगी। 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है और 1986 में ही वन संरक्षण नीति आती है। लेकिन एक चीज सोच के देखो, ये वनों को संरक्षण और जो पर्यावरण को संरक्षण, अगर ये आपको लागू करना है, इसके लिए लोगों को सबसे पहले एजुकेटेड करना जरूरी है। लोगों को पता चलेगा कि वनों का महत्व क्या है, इसी प्रकार फिर लोग उस वनों का संरक्षण कर पाएंगे और पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे।
इसीलिए 1986 के समय ही एक राष्ट्रीय नीति आती है एजुकेशन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति जो थी ये 1986 में आई थी, लेकिन ये अब पुरानी शिक्षा नीति है। ये नई क्यों थी? क्योंकि इससे पहले 1968 में एक शिक्षा नीति आई थी। 1968 में पुरानी शिक्षा नीति, मतलब शिक्षा नीति अब तक 3 बार आ चुकी है। सबसे पहले 1968 में आई, उसके बाद 1986 में आई, और अब जाकर 2020 में 2020 में नई शिक्षा नीति अभी हाल ही में प्रेजेंट की गई है। तो नई शिक्षा नीति 3 बार, 1968, 1986 और 2020। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल संरक्षण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। उसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति आई जो 1968 के लिए नई थी, लेकिन अब ये दोनों पुरानी है। अब जो नई है वो 2020 में नई शिक्षा नीति अभी हाल में प्रेजेंट की गई है। 1988 कंप्लीट जो 1988 है, इसमें पूरी की पूरी राष्ट्रीय वन नीति आई है। राष्ट्रीय वन नीति कब आई है बच्चों? 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई है। मतलब अब इन कंप्लीट चीजों का निचोड़ कब आ गया? 1988 में, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय वन नीति। उसके बाद 1991 का वो टाइम था जब 3 प्रकार के एलपीजी की नीति आई थी, जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 के टाइम पे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उसी समय एक नई आर्थिक नीति आई थी, इसे कहा गया नई आर्थिक नीति। तो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। उसके बाद जो 2000 था, 2000 में जनसंख्या नीति आई थी, या जनसंख्या अधिनियम पारित किया गया था। जनसंख्या अधिनियम कब पारित किया गया था? 2000 में पारित किया गया था। अभी मेरे ख्याल से 2020 लगा लो, चाहे 2021, एक फिर नई जनसंख्या नीति आने वाली है, चिंता मत करना, आएगी वो भी। उसके बाद 2002, ये जो 2002 था, इसमें एक तो आया था जैव विविधता दिवस, या जैव विविधता दिवस नहीं, सॉरी, जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता का मतलब होता है जहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को आप लोगों को मिले, उसको हम या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं जहां पे कई प्रकार की चीजें देखने को आप लोगों को मिल पाए। जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में, और 2002 में ही नई कृषि नीति आई थी। कृषि नीति कब आई है? ये नई पुरानी नहीं है, कृषि नीति याद कर लेना इसको आप। कृषि नीति कब आई है? 2002 में। कृषि नीति 2002 में। दो चीजें और रहती है, एक रहता 1956 में आया था पुराना कंपनी अधिनियम। पुराना कंपनी अधिनियम कब आया था? 1956 में। और उसके बाद नया कंपनी अधिनियम कब आया है बच्चों? 2013 में नया कंपनी अधिनियम आया था। तो पुराना कंपनी अधिनियम के तहत जो थी, और नया कंपनी अधिनियम के तहत क्या था? नया कंपनी अधिनियम के तहत एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा किसी भी कंपनी में, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक महिला होगी। ये एक अधिनियम था 2013 नया कंपनी अधिनियम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। अब करते हैं ट्रेडिशनल में हमारा जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में बातें हम करते हैं। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल है, जैसा कि आप सभी को पता है। देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, अब और क्वेश्चन आ जाए कि किस किस आर्टिकल को अभी हटा दिया गया है, तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A अभी हटा दिए गए हैं सरकार के द्वारा। अब था क्या? 370 आर्टिकल के तहत पहले क्या होता था और अब क्या नहीं होता। पहले 370 आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास दोहरी नागरिकता थी।
कैसी नागरिकता थी? दोहरी नागरिकता, और अब वो नहीं है। वैसे दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका के अंदर है, और भारत के अंदर कैसी नागरिकता है बच्चों? एकल नागरिकता है। और भारत ने एकल नागरिकता कहां से ग्रहण की है? तो वो ग्रहण की है ब्रिटेन से। वो कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। तो पहले दोहरी नागरिकता होती थी जम्मू कश्मीर के अंदर, अब दोहरी नागरिकता नहीं होती जम्मू कश्मीर के अंदर। दूसरा पॉइंट, पहले सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते थे, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन अब ये लागू होते हैं। उसके बाद पहले झंडे का सम्मान करना इनके लिए जरूरी नहीं होता था, या झंडे को फहराना इनके लिए जरूरी नहीं होता था, लेकिन अब होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते थे। पहले वहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, अब वहां पे कोई जमीन खरीद सकता है। तो ये 370 के तहत पहले होता था और अब ये होता नहीं है। ठीक है, लगभग 9 अगस्त की बात है 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री जो थे वो थे अमित शाह। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है वो कानून किसके द्वारा लाया गया, तो वो अमित शाह के द्वारा लाया गया था। ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया इसको। अब देखो बच्चों, ये आर्टिकल 35A क्या है? आर्टिकल 35A के तहत क्या होता है? आर्टिकल 35A में कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 35A के तहत। आर्टिकल 35A के तहत यह बताया गया कि कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर का क्या होगा बच्चों? नागरिक होगा। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं 1954 में, 1954 में राष्ट्रपति से ये संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। 35A आर्टिकल को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। इसका मतलब ये संविधान का पार्ट नहीं था। और इसके तहत क्या था? 14 मई 1954 को जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक है, 14 मई 1954 को जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक है उसे जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा। या 14 मई 1954 से पहले 10 सालों तक लगातार जम्मू कश्मीर में रह रहा हो तो उस व्यक्ति को भी आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा। यह आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर में ये सिस्टम था। अब इसको हटा दिया गया। अब क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो फिर इसको कैसे हटाया गया? तो बच्चों ये कैसे हटाया गया इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। जो आर्टिकल 370 है ना आपके पास, आर्टिकल 370 है, उसके 3 खंड हैं। खंड नंबर 1, खंड नंबर 2 और खंड नंबर 3। अभी याद रखना इन दोनों खंडों को हटाया गया 370 के तहत। अभी ये वाला नहीं हटाया गया 370(1). और 370(1) क्या कहता है? 370(1) कहता है कि J&K जो है वो भारत का, J&K भारत का अभिन्न अंग होगा। J&K भारत का क्या होगा? एक अभिन्न अंग होगा। ये 370(1) खंड बोलता है। जो भी मेंटेन है इसको नहीं हटाया गया, इन दोनों खंडों को हटाया गया है। तो अब क्वेश्चन ये बोलता है कि सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जम्मू कश्मीर में वैलिड भी नहीं है, फिर इस 370 को कैसे हटा दिया गया? तो 370 आर्टिकल 370 3 खंड है। ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है बच्चों? ये बोलता है कि 370 अनुच्छेद को हटाया जा सकता है। 370 3 खंड में क्या बोला गया है कि 370 आर्टिकल को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले लेनी पड़ेगी। इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले लेनी पड़ेगी। लेकिन 370 3 खंड में यह भी बोला गया है कि इस प्रकार के कानून को J&K की विधानसभा से भी क्या करवाना पड़ेगा? पारित करवाना पड़ेगा। मतलब अगर आप 370 आर्टिकल को हटा रहे हो तो इसके लिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लो, उसके बाद फिर विधानसभा से उसके बाद संसद से इसे पारित कराओ और फिर वहां की विधानसभा से भी पारित कराओ J&K की। लेकिन बात ऐसी है, जिस समय ये बात उठी उस समय J&K में राष्ट्रपति शासन लागू था।
अब राष्ट्रपति शासन लागू था, तो इसका मतलब सीधा सा है कि राज्यपाल से क्या लेनी पड़ेगी, केवल अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या किया गया, राज्यपाल की अनुमति ले ली और राष्ट्रपति ने पहले स्वीकृति दे दी। राष्ट्रपति की जैसे ही स्वीकृति मिली 370 आर्टिकल बिल्कुल हट गया। और अब 370 आर्टिकल हटने के बाद क्या हुआ कि जे एंड जो के है ना, जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जे एंड के और यूनियन लद्दाख को। जे एंड के और लद्दाख में अब अंतर क्या है, जे एंड के में जो दिल्ली की तरह विधानसभा है, दिल्ली में जैसे विधानसभा है उसी के तहत जे एंड के में भी अब क्या होगी, विधानसभा, और एक क्या होगा उसके अंदर, उपराज्यपाल होगा। और जैसे दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है, उसी प्रकार जे एंड के की पुलिस भी जो है वो किसके अंडर में होगी, केंद्र सरकार के अंडर में होगी। मतलब अब अगर जैसे दिल्ली पुलिस के फार्म निकलते हैं, तो उसी प्रकार जब जे एंड के पुलिस के फार्म निकलेंगे तो ये नहीं होगा कि उस राज्य के लिए इतने % कोटा रहेगा, उस राज्य के लिए इतने %, सबके लिए इक्वल रहेगा। और जो लद्दाख है वहां पे एक राज्यपाल होगा। अब वहां पे क्या होगा, राज्यपाल, मतलब वहां पे क्या नहीं होगी, विधानसभा। तो अब टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी होगी, 7 + में 2, अब कितनी हो गई, 9। ठीक है, अब कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई, 9। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।